हेलो डियर स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके थे और साथ में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सोल्व किए थे। आइए इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 4 होगा और एक और लेक्चर 5 होगा, इसमें इस 5 लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए उसके पहले एक पॉइंट को यहाँ पर सबसे पहले डील कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि इन होम्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कम्बिनेशन करते हैं वो पैरेलल करते हैं, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन हमने पढ़े थे कि पैरेलल में वोल्टेज जो होते सभी अप्लायंसेस को सेम मिलती है और करंट अलग अलग मिलता है। ओके, और जो सीरीज लैंप होती है, जैसे फेस्टिवल के समय में जो सजावट किया जाता है, ठीक है, बल्ब, वो सब जो लटकाया जाता है छतों पे, घरों पे, वो सब आपका सीरीज में होता है। चाहे स्ट्रीट लैंप जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद टॉपिक है मैं पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन टॉपिक पढ़ना है आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये समझिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने कभी कभी देखा है कि जब किसी भी वायर से, कंडक्टर से, चाहे अप्लायंसेस से जब करंट पास करता है तो आफ्टर सम टाइम्स वो हीट हो जाता है। तो ज़रूर उसमें क्या हो गया, उस कंडक्टर में, उस अप्लायंसेस में हीट जनरेट हुआ होगा। तो यह हीट कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इज ए काउज्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हीटिंग जो काउज होता है, हीट जो निकलता है ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का होता है, उसके कारण व्हेन करंट इज पास्ड इट, ठीक है, जब करंट पास करता है तो उसमें कंडक्टर में कुछ न कुछ रेसिस्टर होती है जिसके कारण हीट जनरेट होती है। हियर द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिपीटली कोलाइड। रीजन बताएगा कि रीजन क्या है, तो रीजन में बताएंगे कि हेयर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिपीटली, आपको पता है कि जब मूव इलेक्ट्रॉन करती है तो करंट फ्लो करती है, तो यह लिखेंगे हेयर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिपीटली कोलाइड विथ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। एटम्स ऑफ द कंडक्टर से रिपीटली कोलाइड करता है एंड इन द प्रोसेस दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू द कंडक्टर। ठीक है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी टू द कंडक्टर विच एपियर्स एज हीट, हीट के रूप में एपियर हो जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, ड्यू टू कोलाइड के कारण हीट जनरेट हो जाता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका काइनेटिक एनर्जी में होगा, वही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में एपियर करेगा, हीट एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हीटिंग, फिर से एक बार देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है हीटिंग इज ए काउज बाय द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन करंट इज ए पास्ड इट। हियर द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिपीटली collide with the atoms of the conductor and in the process these electrons ट्रांसफर एनर्जी टू द कंडक्टर विच appears एज हीट, हीट के रूप में appear हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं मैथमेटिकली इन एक्सप्रेशन ऑफ हीट। हीट का फार्मूला कैसे निकलेगा, हीट का फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग को डिराइव करना है। तो देखिए मान लेते हैं, लेट अस सपोज डैट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर, a resistor of resistance R for which the time t। मान लेते हैं कि आपका करंट क्या हो रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट से करंट आई पास कर रहा है और यहाँ पर लंप लगा हुआ है और इसमें मान लेते हैं कि वोल्टेज क्या भी है, ठीक है, भी वोल्टेज है। तो यही बात बता रहा है कि लेट अस सपोज दैट करंट इज आई इज ए फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर। मान ले कि रेसिस्टर है, ठीक है, इससे करंट आई
पास कर रही है जिसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। फॉर द टाइम, कितना टाइम, टी के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू ए पॉइंट, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू ये पढ़ते थे। पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक से दूसरे बार ले जाने में, है ना, यहाँ क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो जो वर्क डन किया जाता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, मैंने पहले लेक्चर में तो बताया हूँ। चलो, तो ये हो गया भी इजकल टू डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू लिख देना। तो डब्ल्यू इजकल टू क्या होगा, डब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इजकल टू भी इंटू क्यू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। देन पावर इजकल टू ऑल्सो क्या होता है, पावर इजकल टू हम लोग पढ़ते हैं कि पी इजकल टू डब्ल्यू बाई टी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को ही हम लोग पावर कहते हैं, जो कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो पी इजकल टू वी क्यू बाई टी, देखिए इसको पी का पी इजकल टू वी क्यू बाई टी बोल देंगे। कैसे, यहाँ से आपका डब्लू का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो वी क्यू बाई टी। तो पी इजकल टू पावर इजकल टू वोल्ट इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आई इजकल टू क्यू बाई टी हो गया। अब देखिए इतना सारा फार्मूला हो गया। अब यही बात समझना है कि हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम टी विल बी डब्ल्यू इजकल टू एच इजकल टू पावर इंटू टाइम हो गया। एक ये फार्मूला याद रखिएगा। यही वर्क डन जो होता है, यही जो हीट होता है, यही वर्क डन होती है। मीन्स जो वर्क डन हुआ एज ए हीट के रूप में, उस वही फार्मूला हो गया आपका डब्ल्यू इजकल टू एच इजकल टू, डब्ल्यू इजकल टू एच है और एच इजकल टू पी इंटू टी, या एच इजकल टू वी आई टी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एच इजकल टू वी आई टी करेंगे, और ऑल्सो एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, फिर ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें से आपको एक और फार्मूला, हीट का बहुत सारा फार्मूला हो रहा है, लेकिन एक फार्मूला आप याद रखिएगा, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। बाकी उस ओम्स लॉ का याद रखिएगा। देखिए ओम्स लॉ में भी इजकल टू आई आर होता है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, और क्यू इजकल टू आई टी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब, और एक हो गया आपका भी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये तीन तीन फार्मूला जो मेन है, उसी से आपका बार बार चेंज करके हीट का बहुत सारा फार्मूला बन गया है, ठीक है। देखो हीट का फार्मूला क्या क्या है, देखो एक हीट का फार्मूला आपका यहाँ से बोल सकते हो, एक हीट का फार्मूला ये भी हो गया वी क्यू, एक हीट का फार्मूला आपको ये हो गया पी इंटू टी, एक हीट का फार्मूला वी आई टी हो गया, एक हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है। ये होता है, समझ गया। चलो, हीट का फार्मूला और भी हो सकता है, हीट इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, ऐसे भी होता है, ये भी फार्मूला हो जाएगा। तो इतना सारा फार्मूला आपको एक से दूसरे फार्मूला से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया हीट कैसे जनरेट होती है, हीट का फार्मूला क्या होता है, ए, ओके। चलिए, ये जो फार्मूला आया, ये इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। तो आप पूछ सकता है कि व्हाट इज द जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है, चाहे व्हाट इज ए जूल्स लॉ ये पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिस लॉ स्टेटेड द हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर, ये बताता है जूल्स, व्हाट इज जूल्स लॉ क्या बोलेंगे, तो जूल्स लॉ इज स्टेटेड एज द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज, पहला पॉइंट बोलिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, एच देखिए, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, जो ये फार्मूला आया था आई स्क्वायर आर टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइप फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर, मीन्स एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मीन्स जो जूल्स जो लॉ है, जूल्स लॉ जो बताता है, उसमें हमने क्या क्या सीखा, जूल्स लॉ में हमने ये सीखा कि एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस का, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का, ये होता है, ठीक है। ये जो हीट जनरेट होता है रेसिस्टर में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि
कीपिंग ऑल कांस्टेंट व्हेन करंट इज ए डबल, बोले कि करंट अगर डबल करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे करंट, ठीक है, तो बताओ हीट कितना हो जाएगा, हीट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो हीट टाइम हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब करंट को अगर डबल करोगे तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर करंट को हाफ करोगे तो क्या होगा, चलो हम देखते हैं करंट को जब हाफ करेंगे तो हीट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, स्क्वायर में चल रहा है ना। चलो उसके बाद अगर हम रखते हैं, मान लेते हैं कि मेरा करंट आई और टाइम कांस्टेंट है, लेकिन रेसिस्टेंस मान लो कि रेसिस्टेंस को डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट भी वनली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डायरेक्टली होता है। या तो रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया तो हीट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी तरह टाइम को डबल करेंगे तो हीट भी डबल हो जाएगा, और टाइम को हाफ करेंगे तो हीट भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही है, गुड। तो इस तरह का ये पॉइंट को समझना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब, है ना, हीट में करंट को बढ़ाएंगे तो स्क्वायर में बढ़ेगा हीट, और करंट को और बाकी रेसिस्टेंस और टाइम को बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली बढ़ेगा, जितना बढ़ाएगा उतना ही टाइम्स हीट भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए ओके, अब इसमें देखते हैं हम लोग। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का एप्लीकेशन किस में होता है। तो आप जानते हैं, चाहे हम लोग जानते हैं कि यूज इलेक्ट्रिकल आयरन, क्या क्या यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का। तो यूज इलेक्ट्रिक आयरन में देखते होते हैं, जब करंट देते हैं तो वो क्या होता है, करंट अंदर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोलाइड करके पूरा का पूरा हमें हीट एनर्जी देता है, हीट के रूप में एनर्जी फॉर्म हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, हीटर ईटीसी, ये सब में यूज होता है। यही इस सब में ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। मतलब ये सारे में जो घटना होती है, फिनोमेनन होती है, वो कौन सा होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये सब क्या देता है, हमें हीट देता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन द बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, ऑल्सो देखते हैं कि बल्ब जो होता है ड्यू टू हीट के कारण पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपका हीट एनर्जी में होता है, उसके बाद लाइट एनर्जी मिलती है। तो वहाँ भी आपका हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हो गया। बल्ब में भी, बल्ब से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट को समझना है कि बल्ब जो होती है उसमें जो फिलामेंट बना होता है एक स्ट्रॉन्ग मेटल का विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन का बना होता है। तो इसीलिए टंगस्टन का क्या होता है, फिलामेंट का यूज किया जाता है। जब फिलामेंट बल्ब में इस तरह के होती है, पूछ देगा, तो बल्ब में जो होता है इस तरह का, ये जो कॉइल वायर होता है वो फिलामेंट का बना होता है, वो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना था, सॉरी। और इसमें गैस भी भर, इनर्ट गैस भर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये सब गैस भर दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गैस को फिल कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो एक और है आपका कि इट इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूज कलेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूज कलेक्टेड इन सर्किट। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, पढ़ेंगे हम लोग कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, और ये हीटिंग इफेक्ट पर भी वर्क करता है। जब हाई वोल्टेज करंट आती है, फ्लो करने लगती है, तो ड्यू टू हीट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट कब होती है फ्यूज का, इसलिए गल जाता है। तो बाकी अप्लायंसेस पे हमें क्या होता है, कोई भी अप्लायंसेस जो होता है वो बर्बाद नहीं होता है, मतलब कि जल नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इस तरह का एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही होता है। जो ही ज़्यादा वोल्टेज या करंट फ्लो करने लगेगा तो हीट होने के कारण वो गल जाएगा, और गलने के बाद आगे कनेक्शन जो होगा, क्योंकि आगे करंट नहीं पास करेगा, तो मेरा जो भी बल्ब भी सब है, चाहे अप्लायंसेस है, वो जल नहीं पाएगा, बर्बाद नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। समझ रही है,
समझ रहे हैं। चलो ओके, तो ये देख लिया हम लोग हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। इसमें एक थोड़ा सा और है टॉपिक जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक और है नाइक्रोम एलॉय क्या होता है। देखो नाइक्रोम एलॉय जो होता है 60% निकल, 25% आयरन और 15% क्रोमियम होता है, कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। इसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नाइक्रोम एलॉय का हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम एलॉय का यूज किया जाता है। इट इज ए करेक्टरिस्टिक क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बोलेंगे कि इट हैज़ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी आपने बोला था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ठीक है। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गर्म होने पर जाके क्या गलता है, ठीक है, तो इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजली विल हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी यह ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और इट्स थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट वेरी लार्ज, इसका थर्मल एक्सपेंशन भी नहीं होता। जैसे हीट होने पर कोई कोई सी ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या एक्सपेल्स करता है, जैसे आयरन, आयरन एक्सपेल्ड करता है, तो ये नाइक्रोम एलॉय एक्सपेल्ड भी नहीं करता है। तो इस तरह के हम लोग नाइक्रोम एलॉय को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल वोवेल ये सब में यूज किया जाता है। अब बॉल में टंगस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 5, बस इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में 5 नंबर में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक फ्यूज और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे, और जो जो फार्मूला पढ़े हैं उसका हम लोग समराइज करेंगे। आई होप ये नोट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हमारे प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। थैंक यू।